नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 11th के केमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, एटम की संरचना को कई वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश किया। इसके लिए कई तरह के प्रयोग भी किए, एक्सपेरिमेंट भी किए। अपने अपने ऑब्जर्वेशंस के अनुसार सभी ने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया। 11th के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, पहला मॉडल है जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल क्या मॉडल है? एटम को समझाने के लिए एटम के में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर जो भी कहें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सभी को समझाने के लिए जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और इसी को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इस मॉडल में जैसा कि नाम बता रहा है वाटरमेलन मॉडल, एटम को वाटरमेलन माना गया। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या बताया? एटम वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन यानी तरबूज, तरबूज की तरह होता है। जैसा कि तरबूज में प्लम चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी तरह पॉजिटिव चार्ज एटम में चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जिस तरह तरबूजे के अंदर सीड्स यानी बीज इम्बेडेड होते हैं, लगे हुए होते हैं, गुथे हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ गुथे हुए होते हैं। हालांकि इस मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन बीज की तरह गुथे हुए न होकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो हालांकि हमें डिलीटेड सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में जे थॉमसन मॉडल भी नहीं पढ़ना है और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो आज हम लोग बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम को करने वाले हैं। रदरफोर्ड मॉडल का जो डिमेरिट्स था, जो अवगुण था, है ना, जो दोष थे, लिमिटेशंस, उनको दूर करने के लिए ही बोर्स मॉडल ने अपना मॉडल दिया जो हाइड्रोजन एटम पर बेस्ड था। इसलिए इसको हम लोग बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम कहते हैं और इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो इस मॉडल के को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। यह मॉडल कब दिया गया था? 1913 में, 1913 में। इस चीज को हमने यहाँ लिख दिया है। नील्स बोर proposed a new model for hydrogen atom in 1913. This new model is based on some postulates. ठीक है, कुछ तथ्यों पर आधारित था, कुछ बातें इन्होंने कहा है। क्या क्या बातें कही हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला पोस्टुलेट इनका जो था, पहली बात जो है इनका कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर गोलाकार पाथ में घूमता रहता है, सर्कुलर पाथ में, जिनकी की एनर्जी और रेडियस यानी त्रिज्या और ऊर्जा दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, निर्धारित रहते हैं। दिस पाथ आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट। और इन पाथ्स को हम लोग कहते हैं, दिखा सकते हैं KLMN लिख के या फिर नंबरिंग करके 1 2 3 4। इसको समझने के लिए इस इमेज को हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज जो है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है एक छोटे से एरिया में, जो येलो कलर का एरिया है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, जमा है, हाईली डेंस्ड है। इधर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। या तो रदरफोर्ड ने ही बता दिए थे, रदरफोर्ड ने ही बता दिया था कि एक स्मॉल रीजन है जहाँ पॉजिटिव चार्ज कॉम्पैक्ट होता है, डेंस्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ है, देखिए गोलाकार पाथ है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स होते हैं। और इन पाथ्स को हम KLMN
पाथ्स और भी हम बढ़ते जाएंगे, इनको हम दर्शा सकते हैं, या फिर नंबरिंग कर देंगे। बाहर भी पाथ हो सकता है, इसके बाहर और हो सकता है, उसके बाहर हो सकता है, कई सारे पाथ्स हो सकते हैं। इनका नंबरिंग करके हम दिखा सकते हैं, जैसे इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। ये n क्या है? ये n का जो वैल्यू 1 2 3 4 लिख रहे हैं, यह नंबर ऑफ पाथ्स बताएगा जहां की इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। उम्मीद करते हैं पहला पोस्टुलेट आप लोग समझ गए। पहला पोस्टुलेट क्या करता है? कहता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इस प्रकार का, जो कि हमारे पास है, इस प्रकार का गोलाकार पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, और इन पाथ्स का एनर्जी और रेडियस फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि घूमते घूमते यह पाथ धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यह रेडियस और एनर्जी दोनों इसका फिक्स्ड होता है, निर्धारित होता है, और इन पाथ्स को हम स्टेशनरी स्टेट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। तो यह था हमारा पहला पोस्टुलेट। अगला पोस्टुलेट्स देखते हैं। अगला पोस्टुलेट क्या कहता है? कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में घूमता है, इन सर्कुलर पाथ में घूमता है, तब टाइम के साथ उनका एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि घूमने के साथ धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता जाएगा, ठीक है। तो क्या दूसरा पॉइंट कह रहा है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डू नॉट चेंज विथ टाइम। इन स्टेशनरी ऑर्बिट में समय के साथ इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। However, an amount of energy is absorbed or emitted when electron jumps from one orbit to other. क्या कहता है? हालांकि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जंप करेगा, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, या फिर पहला ऑर्बिट से तीसरा में जाएगा, या पहला से चौथा में जाएगा, या चौथा से दूसरा में आएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यदि रास्ता चेंज कर रहा है, ऑर्बिट चेंज कर रहा है, तो वह निश्चित अमाउंट का एनर्जी या तो लेगा या फिर एनर्जी छोड़ेगा। तो यह तो स्वाभाविक बात है, ऑब्वियस सी बात है कि यदि कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा तो उसे एनर्जी गेन करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा तो उसे एनर्जी छोड़ना पड़ेगा, यानी इमिट करना पड़ेगा। तो यह हमारा दूसरा पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट समझ गए? दूसरा पोस्टुलेट फिर से एक बार चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं और उनकी एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं होती है। इस बात को हमने यहाँ पर लिखा है, The energy of an electron in the orbit do not change with time. However, an amount of energy is absorbed or emitted when electron jumps from one orbit to other. यहाँ पर स्टेशनरी ऑर्बिट की बात हो रही है। क्या कहता है? एक ऑर्बिट से जब दूसरा में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यानी लेगा, या फिर इमिट करेगा यानी छोड़ेगा। अब हम लोग थर्ड पोस्टुलेट देखेंगे। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? थर्ड मुख्य तथ्य जो है वो क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन टू अदर स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय डेली। क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जो जंप करेगा, दूसरा बिंदु में जो हमने पढ़ा था, दूसरा पोस्टुलेट में जो जाना था, तब कितनी अमाउंट एनर्जी वो रिलीज करेगी, यह बात हमें थर्ड पोस्टुलेट बताता है। थर्ड पोस्टुलेट बताता है कितना अमाउंट एनर्जी वो रिलीज करेगी या लेगी, यह पता चलेगा जिन ऑर्बिट्स के बीच में वो जंप कर रहा है उनका क्या एनर्जी है। E2 है जहां जंप करके पहुंच रहा है, E1 है जहां से जंप इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और यह कितना होगा? यह h न्यू के बराबर होगा। पिछला वीडियो में आप लोगों ने समझा था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, वो बता रहा था h न्यू क्या है, h न्यू क्या है, इसको हम क्वांटम कहते हैं, ठीक है। h न्यू को क्वांटम कहते हैं, जहां न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.62 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड हम लोगों ने देखा था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में यदि इस एनर्जी को देखें तो फ्रीक्वेंसी यानी एच न्यू, ये न्यू इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1 डिवाइड बाई ये h,
h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कितनी अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि हमें जिन ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उन दोनों का एनर्जी पता रहे तो। उन ऑर्बिट्स का एनर्जी कैसे पता करेंगे, ये भी फॉर्मूला अभी हम लोग आगे के पोस्टुलेट्स में देखेंगे, है ना। बोर्स मॉडल में ये भी बताया गया है कि कैसे ऑर्बिट्स का एनर्जी या फिर ऑर्बिट्स का रेडियस या फिर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो उसमें रोटेट कर रहे हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे के पोस्टुलेट में देखेंगे। फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं, कहता है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। यहाँ तो देख ही रहे हैं क्वांटाइज्ड है एच न्यू, तो क्या कहता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह क्वांटाइज्ड होता है। इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज mvr इक्वल टू h nh/2π। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम को दर्शाता है। और इस एंगुलर मोमेंटम आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, जहां पर m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल होता है, लेकिन हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एंगुलर मोमेंटम को दिखाता है। इसकी एनर्जी क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, nh/2π होगा। ठीक है, जहां n क्या है, n आप लोग जानते हैं नंबर है ना, 1 2 3, जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को दर्शाता है। कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है, पहला ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी h/2π होगा। और यह वैल्यू क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है ना, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पोस्टुलेट। अब फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट बताता है कि किसी भी एटम का जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है जिसमें कि वो रहना चाहता है, उस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं या फिर नॉर्मल स्टेट कहते हैं। यानी नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट जो होता है वही उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए यदि इलेक्ट्रॉन कहीं और जंप कर जा रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएगा उस एनर्जी को रिलीज करके, यानी कि एटम अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहना पसंद करेंगे। फ्रॉम बोर्स मॉडल, वही जो हमने पीछे चर्चा किया था कि बोर्स मॉडल से हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, या फिर ऑर्बिट nth ऑर्बिट का, है ना, nth ऑर्बिट का। ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, nth ऑर्बिट की। जब ऑर्बिट की संख्या क्या है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला हम देख रहे हैं। पहला हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो 2.615 इंटू 10⁻⁶ और z/n होगा। यह z क्या है, z है एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि n की वैल्यू डिपेंड करेगा कौन सा ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का हम बात कर रहे हैं। यदि फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 बैठाएंगे, यदि सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो n की वैल्यू 2 बैठाएंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का हम लोग वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या क्या हमें जरूरत है, हमें जरूरत पड़ेगा, आवश्यकता होगी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। हालांकि यह जो मॉडल है बोर्स मॉडल, यह सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, यानी वैसे एटम या आयंस लेने पड़ेंगे जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे रेडियस को कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 n² फॉर्मूला लेंगे तो यह मीटर में आएगा। ठीक है, यह मीटर में आएगा। यदि हम एंगस्ट्रम में लेना चाहें
तो हमें यह वैल्यू 10⁻⁻10 लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर मीटर में लेना चाहे तो 0.53 और n स्क्वायर बाय z होगा। आप जानते ही n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, पहला ऑर्बिट तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, दूसरा ऑर्बिट तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तीसरा ऑर्बिट तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। और z एटॉमिक नंबर है ना, जिस एटम के हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम आयन यदि है तो उसके लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, लिथियम आयन यदि है तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेडियस भी बता सकते हैं। अगला क्या बता सकते हैं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में है ना, nth ऑर्बिट ले रहे हैं, उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। तो ये वैल्यू देखिए -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर है ना, जूल पर एटम, ये एनर्जी होगा। अगेन हम कहेंगे z आपको पता ही है, n पता ही है, z हो गया एटॉमिक नंबर और n हो गया आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप बताना चाह रहे हैं। तो आपको बस यही दो वैल्यू चाहिए और आप उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ जो रिमार्केबल पॉइंट है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। एनर्जी को देखिए, इसको हम यदि जूल एटम में न लेके किलो जूल पर मोल में लेना चाहें तो उसके लिए हमें इस वैल्यू का उपयोग करना पड़ेगा। ये वैल्यू क्या है, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे है ना, इन सब की वैल्यू लगा के, तो ये आएगा -1312 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, या फिर इसको ले सकते हैं हम लोग -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, ये किलो जूल पर मोल में है और ये जूल पर एटम में है। तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को बताने का तीन तरह के यूनिट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो जूल में ले सकते हैं पर एटम, या फिर किलो जूल पर मोल ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ले सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट के लिए ये हम लोग अलग अलग इक्वेशन लिख लिए हैं। फोर्थ क्या बता सकते हैं, जैसा कि वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसका हमें एनर्जी पता करना है कि कितना अमाउंट एनर्जी रिलीज कर रहा है या कितना अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। ये क्या है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। n1 n2 क्या है, दो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। एक ऑर्बिट है जहां से कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और एक ऑर्बिट है जहां पर जंप करके पहुंचेगा, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स है। और ये z क्या है, z आप जानते हैं एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कितना अमाउंट एनर्जी वो रिलीज कर रहा है या गेन कर रहा है, इस इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं। और इस बात को भी ध्यान देना है कि ये जो एनर्जी चेंज जो है, ठीक है, जैसे एनर्जी E2 से E1 के बीच का जो एनर्जी गैप लेंगे, यानी E2 से E1 में यदि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो इस एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, यानी कि ये जो गोलाकार पथ होगा, गोलाकार जो पाथ होगा, सर्कुलर पाथ की जो बात कर रहे हैं, ऑर्बिट पहला और दूसरा के बीच में ज्यादा एनर्जी गैप है, दूसरा और तीसरा के बीच में कम है, तीसरा और चौथा के बीच में और कम है, यानी कि ऑर्बिट्स एनर्जी वाइज यदि देखें तो धीरे धीरे क्लोज एक दूसरे के आते जाएंगे। तो ये चार चीजें थी। और जो रिमार्केबल पॉइंट की बात की है वो पॉइंट है कि ये बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि हीलियम प्लस आयन या फिर लिथियम 2+ आयन, इस तरह के वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही एप्लीकेबल है। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।